अब आ जाइए जरा आज के ऑर्डर पे, दैट इज ऑर्डर 33, सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन। देखिए थोड़ा सा ब्रीफ समझते हैं इस ऑर्डर का, जैसा हमने हर दूसरे ऑर्डर के साथ किया है कि पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन उस ऑर्डर के बारे में, उसकी इर्द गिर्द की कहानी बता दूंगा, फिर अपन रूल फॉलो करेंगे ताकि वो जो रूल है वो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए सूट बाय इंडिजेंट पर्सन कौन होता है? जो एकदम ही गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं है सूट फाइल करने के भी, क्योंकि जब आप सूट फाइल करने जाते हैं तो कोर्ट फी लगाई जाती है। तो मान लीजिए आपके पास इतना पैसा भी नहीं है कि आप कोर्ट फीस, अभी हम पढ़ेंगे कि इंडिजेंट कौन होता है इस पर्टिकुलर ऑर्डर के हिसाब से, डिटेल में उसमें जाऊंगा, अभी इतना समझिए जिसके पास एकदम पैसे नहीं है उसको अगर सूट फाइल करना है तो क्या करना है। तो सूट फाइल करने के पहले ऐसा व्यक्ति कोर्ट जाके एक एप्लीकेशन फाइल करता है जहां वो ये परमिशन सीख करता है कोर्ट की कि साहब मुझे परमिशन दी जाए टू फाइल दी सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन और एज अ पॉपर। वो व्यक्ति पहले एप्लीकेशन फाइल करेगा कोर्ट में कि मुझे आप परमिट करिए कि मैं एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट फाइल कर पाऊं। अगर ये एप्लीकेशन उसकी एक्सेप्ट हो गई तो फिर उसको कोर्ट फी नहीं देना पड़ता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगती है। कोर्ट फी से आप माफ हो जाएंगे लेकिन कुछ नॉमिनल प्रोसेसिंग फीस वगैरह स्टिल प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि थोड़ी बहुत लगाई जाती है, लेकिन जो मेजर पोर्शन है वो सब आपका माफ हो जाता है कोर्ट फीस का। ठीक, तो ये होता है इंडिजेंट पर्सन का सूट। अगर मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, आपने एप्लीकेशन फाइल करी टू सू एज अ पॉपर, लेकिन आपकी एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो गई तो फिर आप ऑर्डिनरी सूट की तरह ला सकते हैं, फिर आप पैसे भर के नॉर्मल सूट की तरह ला सकते हैं उसे, अगर रिजेक्ट हो गई है तो। अगर आपकी एप्लीकेशन ग्रांट कर दी गई, मान लीजिए आपको परमिशन दे दी गई टू फाइल अ सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन, उसके बाद भी विड्रॉ करी जा सकती है। बाद में अगर कोर्ट को ऐसे ग्राउंड लगते हैं कि विड्रॉ करा जाना चाहिए आपकी उस एप्लीकेशन को, आपके उस अधिकार को टू फाइल अ सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन, तो उसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके भी प्रोविजन इधर पे दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर से आते हैं, इंडिजेंट पर्सन कौन है? और इंडिजेंट पर्सन, अगर किसी व्यक्ति ने एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट फाइल किया है, सूट का जो जजमेंट आएगा उसमें आप जानते हैं सूट से रिलेटेड कॉस्ट भी दिलाई जाती है। कॉस्ट के बारे में अपन डिटेल डिस्कशन सीपीसी में ऑलरेडी कर चुके हैं। सीपीसी की जो पहली क्लास थी जिसमें मैंने आपको सीपीसी पढ़ना सिखाया था कि पढ़ा कैसे जाता है, डायरेक्ट से कंफर्टेबल कराया था, उस क्लास में हमने डिस्कस किया था कॉस्ट का पर्पस क्या है। जजमेंट आने के बाद भैया दूसरी पार्टी की जो समस्या है, उसको जो उसके जो एक्सपेंसेस हुए इस केस को डिफेंड करने में, या मान लीजिए प्लेंटिफ जीता है तो उसने सूट फाइल किया, उसका पैसा खर्चा हुआ, तो अपोजिट पार्टी से, एडवर्स पार्टी से कॉस्ट दिलवाई जाती है। यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इंडिजेंट पर्सन अगर सक्सीड हो गया, रूल 10 में लिखा है, तो कॉस्ट कौन पे करेगा? अगर सूट फेल हो गया तो कॉस्ट कौन पे करेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे गए हैं मल्टीपल स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन में। तो आई होप द ब्रीफ इज क्लियर। है क्या? एक गरीब व्यक्ति है जिसके पास कोर्ट फी जमा करने के पैसे नहीं है, वो पहले कोर्ट से परमिशन मांगता है एप्लीकेशन के थ्रू, और उसके बाद उसको अगर परमिशन मिलती है तो वो सूट फाइल करता है एज एन इंडिजेंट पर्सन। नहीं मिलेगी तो आप ऑर्डिनरी पर्सन की तरह नॉर्मल सूट फाइल करेंगे। अब आ जाइए जरा ऑर्डर 33 के रूल 1 पे, सूट्स में बी इंस्टीट्यूटेड बाय इंडिजेंट पर्सन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रोविजंस, एनी सूट में बी इंस्टीट्यूटेड बाय एन इंडिजेंट पर्सन। एक्सप्लेनेशन बताता है कि इंडिजेंट पर्सन होता कौन है। अ पर्सन इज एन इंडिजेंट पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्रीलिम्स का, कौन है इंडिजेंट पर्सन? यहां देखिए, ए, इफ ही इज नॉट possessed of sufficient means other than property exempt from attachment and execution of a decree and the subject matter of the suit, अंडरलाइन कर लीजिए, टू enable him to pay the fee prescribed by law for the plaintiff in such suit। अगर व्यक्ति जो सूट फाइल करने जा रहा है उसमें प्लेंट के साथ जो फीस पे करनी है आपको, अगर वो फीस पे करने में आप सक्षम नहीं है, उतने रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, आपके पास उतना पैसा नहीं है कोर्ट फीस पे करने का, तो आप इंडिजेंट पर्सन हैं। इसमें कुछ चीजें एग्जाम करी जाएंगी। जब ये देखा जाएगा कि आपके पास रिसोर्सेज है या नहीं एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट फाइल करने के, ऐसी प्रॉपर्टीज जो अटैच नहीं होती डिक्री में, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में जिन प्रॉपर्टीज का अटैचमेंट नहीं किया जा सकता, उन प्रॉपर्टीज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा ये देखने में कि आप इंडिजेंट पर्सन है या नहीं। अब जरा तुरंत मुझे सेक्शन का नंबर बता दीजिए कि कहां वो प्रॉपर्टीज मेंशन है जिनको अटैच नहीं किया जा सकता फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। जरा तुरंत बता दीजिए प्रोविजन। पढ़ा है भाई हमने। मेंटेनेंस वाली भी बताई थी मैंने कि मेंटेनेंस की डिक्री है तो सैलरी कितनी अटैच होगी, करेक्ट, सेक्शन 60, दैट्स करेक्ट 60। तो भैया वो वहां जो प्रॉपर्टीज है उसको कंसीडर नहीं करेंगे ये देखने में कि व्यक्ति इंडिजेंट है या नहीं, दैट्स इट। इसके बाद बी देखिए, वेयर नो सच फीस प्रिस्क्राइब्ड, अगर मान लीजिए किसी सूट में फीस प्रिस्क्राइब भी नहीं है तो फिर कैसे देखेंगे कि ये व्यक्ति इंडिजेंट है या नहीं? तो उसके लिए लिखा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ, अंडरलाइन कर लीजिए, इफ ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू प्रॉपर्टी वर्थ 1000 रुपीज, अगर उसके पास 1000 रुपए की भी प्रॉपर्टी नहीं है,
अदर देन द प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट फ्रॉम, बाकी सारी चीजें वही है कि जो एग्जेम्प्टेड है उसको छोड़ के देखा जाएगा कि इसके पास 1000 रुपए भी है या नहीं। 1000 रुपए, 1000 की प्रॉपर्टी भी आपके पास नहीं है तो आप इंडिजेंट पर्सन माने जाएंगे। उन केसेस में जहां कोई फीस प्रिस्क्राइब नहीं है, जहां फीस प्रिस्क्राइब है, अगर आपके पास वो फीस देने का पैसा नहीं है तो आप इंडिजेंट माने जाएंगे। तो इंडिजेंट कौन होता है? जहां जब वो सूट फाइल कर रहा है, अगर कोई फीस प्रिस्क्राइब है वो देने की हालत में नहीं है, अगर फीस प्रिस्क्राइब नहीं है तो उसके पास 1000 रुपए की प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा व्यक्ति इंडिजेंट है। यही मैंने आपको बताया था अभी। रूल 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो कहानी मैंने आपको बताई कि अगर मान लीजिए वो इंडिजेंट है तो पहले वो एक एप्लीकेशन देगा टू फाइल अ सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन। उस एप्लीकेशन पे हियरिंग होगी, देखा जाएगा कि वाकई वो इतना गरीब है कि नहीं। इसके बाद सीधे आ जाइए रूल 5 पे। जरा मैं ऑर्डर इधर लिख देता हूं आपको कि क्या हम कर रहे हैं, कौन सा ऑर्डर हम पढ़ रहे हैं, इसमें कौन कौन से हमें रूल पढ़ना है। सो ऑर्डर 33 हम लोग पढ़ रहे हैं। रूल कौन कौन से हम पढ़ रहे हैं इसमें, तो सबसे पहले हमने पढ़ा है रूल 1। इसके बाद आ जाइए रूल 5, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। मैंने बताया ये जो इंडिजेंट पर्सन है इसको एक एप्लीकेशन देनी है, इसको परमिशन लेनी है कोर्ट की टू फाइल अ सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन। कब वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, कब आपको परमिशन नहीं मिलेगी टू फाइल अ सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन, वो इधर लिखा हुआ है। द कोर्ट शैल रिजेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू sue as an indigent person A where it is not framed and presented in the manner prescribed by rules 2 and 3। इधर जो पहले रूल 2 और 3 दिए हुए हैं जिसमें दिया है कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन, उसके कुछ रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं इसी ऑर्डर में कि इस तरीके से आपको वो एप्लीकेशन देनी है। अगर आपने वो रूल फॉलो नहीं करे तो इस ग्राउंड पे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है टू सूट अ फाइल एज एन इंडिजेंट पर्सन। बी देखिए, वेयर द एप्लीकेंट इज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन आपको याद करने हैं, इनको अंडरलाइन करते जाइए। बी कहता है वेयर द एप्लीकेंट इज नॉट एन इंडिजेंट पर्सन। अगर आप इंडिजेंट पर्सन नहीं है तो आपकी जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट हो जाएगी। कोर्ट कैसे पता लगाएगा कि आप इंडिजेंट पर्सन है या नहीं? एसेस करेगा आपकी प्रॉपर्टी को, देखेगा अगर फीस प्रिस्क्राइब नहीं है तो 1000 रुपए तक की प्रॉपर्टी है, फीस प्रिस्क्राइब है तो उतना पैसा आपके पास नहीं है। अगर कोर्ट के सामने ये प्रूफ हो गया कि नहीं आपके पास उतना पैसा है तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी टू फाइल अ सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन और आपकी ये जो एप्लीकेशन है ये रिजेक्ट हो सकती है इस ग्राउंड पे। सी देखिए, वेयर ही हैज विद इन 2 months, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेयर ही हैज विद इन 2 months next before the presentation of the application disposed of any property fraudulently। जिस दिन इस व्यक्ति ने एप्लीकेशन फाइल करी है टू फाइल अ सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन, अगर उस डेट से इमीडिएटली पिछले 2 महीने के बीच, पिछले 2 महीने में अगर इसने अपनी कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करी है फ्रॉडुलेंटली तो इसको परमिशन नहीं मिलेगी टू फाइल अ सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने इंटेंशनली अपने आप को गरीब बनाया है। आपके पास प्रॉपर्टी थी, आज आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं टू sue एज एन इंडिजेंट पर्सन, लेकिन पिछले 2 महीने में आपने एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन किया जिसमें आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी और को दे दी। अगर आपने ऐसा कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन पिछले 2 महीने में किया है तो कोर्ट आपकी इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। इसके बाद देखिए डी, वेयर हिज एलिगेशंस डू नॉट शो अ कॉज ऑफ एक्शन। आपके पास अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो आप अगर इंडिजेंट पर्सन नहीं है तो भी सूट फाइल नहीं होगा। ये तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में भी हमने पढ़ा था। जरा ऑर्डर और रूल नंबर लिख दीजिए इधर। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ऑल राइट विशाल, दैट्स करेक्ट। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के साथ आपको देखना है भाई, नॉर्मल व्यक्ति की भी प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है, ये भी अपन ने देखा है। तो कॉज ऑफ एक्शन ही अगर आप डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं तो भी प्लेंट रिजेक्ट होगी, इधर भी होगी, दैट्स करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट E, where he has entered into any agreement with reference to the subject matter of the proposed suit under which any other person has obtained an interest in such subject matter। जिस सब्जेक्ट मैटर का सूट फाइल करने वो आया है, अगर उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड उसने कोई अग्रीमेंट कर लिया है, उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड इस व्यक्ति ने कोई अग्रीमेंट किया किसी दूसरे व्यक्ति के साथ और इसमें उस दूसरे व्यक्ति का कोई इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है। मान लीजिए घर से रिलेटेड सूट फाइल करना था एक व्यक्ति को और वो व्यक्ति एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट फाइल करना चाहता है उस घर का, लेकिन इसने क्या किया है, एक अग्रीमेंट के थ्रू इसने किसी दूसरे व्यक्ति को उस घर में इंटरेस्ट दे दिया। तो अब हो सकता है कि उस दूसरे व्यक्ति के पास पैसा हो, आप भले इंडिजेंट पर्सन है लेकिन आपने उस सब्जेक्ट मैटर में थ्रू एन अग्रीमेंट किसी दूसरे व्यक्ति का इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया है। तो भैया पैसा अगर उसके पास है तो वो देना, फिर आप इंडिजेंट की कैटेगरी से बाहर होने, भले इंडिविजुअली आपके पास नहीं है लेकिन आपने किसी दूसरे व्यक्ति का इंटरेस्ट अगर क्रिएट कर दिया उस सब्जेक्ट मैटर में तो भी आपकी ये जो एप्लीकेशन है टू sue एज एन इंडिजेंट पर्सन और एज अ पॉपर ये रिजेक्ट हो जाएगी। इसी की तरह अगला भी है F देखिए, where the allegations made by the applicant in the application show that the suit would be barred by any law for the time being in force। अगर वो सूट बार्ड है बाय एनी लॉ, ये हमने ऑर्डर 7 के रूल 11 में भी पढ़ा था कि अगर वो सूट बार्ड है बाय एनी लॉ, मान लीजिए इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन, तो प्लेंट आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। वो ग्राउंड इधर पे भी दिया हुआ है। इसके बाद जी, डी की तरह है,
जी देखिए, वेयर एनी अदर पर्सन हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद हिम टू फाइनेंस द लिटिगेशन, किसी दूसरे उस इंडिजेंट व्यक्ति, उसके खुद के पास पैसा नहीं है लेकिन उसने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एक अग्रीमेंट कर लिया है और वो दूसरा व्यक्ति इस इंडिजेंट पर्सन का लिटिगेशन फाइनेंस करने वाला है उस अग्रीमेंट के थ्रू। अगर आपने कोई अग्रीमेंट कर लिया कि भैया हमारा जो पूरा खर्चा होगा इस केस को करने में वो आप उठाएंगे, अगर ये अग्रीमेंट उसने किसी के साथ कर लिया है तो ऑब्वियसली इस ग्राउंड पे ये एप्लीकेशन जो आप फाइल कर रहे हैं, जिसमें आप अपने आप को इंडिजेंट बता रहे हैं और कोर्ट से परमिशन मांग रहे हैं सूट फाइल करने की अंडर ऑर्डर 33, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो आई होप ऑल दी ग्राउंड्स आर क्लियर, और इन सारे ग्राउंड्स को आपको दिमाग में रखना है। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल 5। किन किन ग्राउंड पे रिजेक्ट होगा? तो सबसे पहले तो 2 और 3 का कंप्लायंस नहीं किया आपने, या फिर आप इंडिजेंट ही नहीं है, या फिर तीसरा कि पिछले 2 महीने में आपने अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर दी है, या फिर आपके पास कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, या फिर आपने किसी अग्रीमेंट के थ्रू किसी दूसरे पर्सन का इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया है उस सब्जेक्ट मैटर में, उस प्रॉपर्टी में जिससे रिलेटेड सूट है। इन दैट केस आल्सो योर एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड। या फिर इसके अलावा लॉ से बार्ड है वो सूट, तो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। या फिर अगर आपने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अग्रीमेंट कर लिया है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपका ये लिटिगेशन फाइनेंस करेगा, इन दैट केस आल्सो योर एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड। तो ये रिजेक्शन के ग्राउंड्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रूल 5। इसके बाद देखिए 9, रूल 9 बात करता है विड्रॉल की। देखिए रिजेक्शन, आपने एप्लीकेशन दी, कोर्ट ने देखा समझा हियरिंग करी, रिजेक्ट कर दी कि नहीं आपको परमिशन नहीं दे रहा है। विड्रॉल कब होगा रूल 9 का? जब परमिशन आपको मिल गई है लेकिन उसके बाद कोर्ट उस परमिशन को विड्रॉ कर रहा है, एक बार देने के बाद कोर्ट उस परमिशन को विड्रॉ कर रहा है, दैट इज रूल 9। इसको देखिए जरा, विड्रॉल ऑफ परमिशन टू sue as an indigent person, the court may on the application of the defendant, डिफेंडेंट की एप्लीकेशन पे ये हो सकता है, और ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर, या फिर गवर्नमेंट प्लीडर की एप्लीकेशन पे, ऑफ विच 7 days क्लियर नोटिस इन राइटिंग हैज बीन गिवन टू द प्लेंटिफ, 7 दिन का रिटर्न नोटिस दे दिया जाएगा प्लेंटिफ को। ऑर्डर दैट द परमिशन ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ टू sue as an indigent person be withdrawn, कि भैया तुमने जो परमिशन ले ली थी कोर्ट से, तुम्हें जो कोर्ट ने परमिशन दे दी थी टू फाइल अ सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन, उसको विड्रॉ किया जा रहा है। किस ग्राउंड पे विड्रॉ कर सकते हैं? देखिए जरा, ए, इफ ही इज गिल्टी ऑफ वेक्सेशियस और इम्प्रॉपर कंडक्ट इन द कोर्स ऑफ द सूट, वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सूट उसका जो कंडक्ट है वो वेक्सेशियस है, इम्प्रॉपर कंडक्ट है, उसका कंडक्ट सही नहीं है उस सूट में। एक तो फ्री में परमिशन मिली है तुम्हें, कोर्ट ने फ्री में आपको ये सुविधा दी कि चलो ठीक है आप कोर्ट फी मत दो और सूट, और उसके बाद आप हीरो बन रहे हैं वहां, तो दिस इज नॉट अलाउड। ठीक, तो आ जाइए जरा रूल 9 पे वापस। इसीलिए अगर ये जो इंडिजेंट पर्सन है जिसको परमिशन दे दी गई है टू फाइल अ सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन, अगर उसका कंडक्ट सही नहीं है, आपको परमिशन दे दी है कि बिना कोर्ट फीस के कर लो, तो भैया कंडक्ट जरा हिसाब से रहना चाहिए उसके बाद आपका, है ना, थोड़ा सही कंडक्ट आपका होना चाहिए। बी देखिए, इफ इट अपीयर्स दैट हिज मींस आर सच दैट ही ऑट नॉट टू कंटिन्यू टू sue as an indigent person, अगर बाद में कोर्ट को लगता है कि इसके पास सफिशिएंट मींस हैं या आ गए हैं, इसके पास सफिशिएंट मींस हैं और इसको इंडिजेंट पर्सन की तरह सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है, इन दैट केस विड्रॉ किया जा सकता है वो जो परमिशन आपको दी गई है टू फाइल अ सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन। सी देखिए, इफ ही हैज एंटर्ड इनटू एनी एग्रीमेंट विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट अंडर which any other person has obtained an interest in such subject matter, आप परमिशन लेने के बाद, रिजेक्शन वाले में भी ये सिमिलर पॉइंट था, लेकिन वहां क्या था कि आपने पहले ही अग्रीमेंट में एंटर कर लिया, यहां आपको परमिशन मिल गई है, उसके बाद कोर्ट को पता चल रहा है कि आपने एक अग्रीमेंट कर लिया है जिसमें आपने उस सब्जेक्ट मैटर में किसी दूसरे व्यक्ति का इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया है, तो इस ग्राउंड पे आपको जो परमिशन दी गई थी टू फाइल अ सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन, वो परमिशन विड्रॉ करी जा सकती है अंडर सी। आई होप दैट इज क्लियर। ये तीनों ध्यान रखिएगा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाइए 9A, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 9A इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कोर्ट चाहे तो प्लीडर भी दिला सकता है। अब क्योंकि इंडिजेंट व्यक्ति है, इसके पास पैसे नहीं है कोर्ट फी पे करने के, तो वकील कैसे लाएंगे? तो यहां लिखा है कोर्ट टू असाइन अ प्लीडर टू एन अनरिप्रेजेंटेड इंडिजेंट पर्सन। अगर कोर्ट को लगता है, कोर्ट ने किसी व्यक्ति को परमिशन दे दी है टू फाइल अ सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन, और कोर्ट को लगता है कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई वकील नहीं है, कोई प्लीडर नहीं है, तो कोर्ट अपने से असाइन कर सकता है एक प्लीडर, दैट इज 9A। इसके बाद आ जाइए 10, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा चांसेस जो यहां आने के हैं रूल से क्वेश्चन, वो है आपका, जो ज्यादा चांसेस हैं वो है 1, 5, 10 और 11। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 देखिए, कॉस्ट वेयर इंडिजेंट पर्सन सक्सीड्स, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया इस ऑर्डर को स्टार्ट करते समय। कॉस्ट वेयर इंडिजेंट पर्सन सक्सीड, इंडिजेंट पर्सन जीत गया है,
प्लेंटिफ सूट जीत गया है, जो जजमेंट आया है, जो डिक्री आई है, वो प्लेंटिफ के फेवर में आई है। प्लेंटिफ कौन है? हमारा इंडिजेंट पर्सन। ऐसे केस में जो कॉस्ट दिलाई जाएगी वो स्टेट गवर्नमेंट रिकवर करेगा, उस पार्टी से रिकवर करेगा कोर्ट जो डायरेक्ट करे। अब जरूरी नहीं कि जो जीता वो ही रिकवर करेगा दूसरे से, कोर्ट पूरे ऑब्जर्व करता है प्रोसीडिंग, क्योंकि कॉस्ट के अलग अलग पर्पसेस हैं जिनको हमने देखा है। हमने कॉस्ट ऑलरेडी इसलिए पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम वहां आपने कॉस्ट के अलग अलग, अगर आपने डिले किया है प्रोसीडिंग में तो भी आपके ऊपर कॉस्ट लगाई जा सकती है, वो सारी बातें हमने देखी हैं। तो भाई यहां कौन पे करेगा? जिसको कोर्ट ऑर्डर करे। रूल 10 देखिए जरा, वेयर द प्लेंटिफ सक्सीड्स इन द सूट द कोर्ट शैल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस व्हिच वुड हैव बीन पेड बाय द प्लेंटिफ इफ ही हैड नॉट बीन परमिटेड टू sue एज एन इंडिजेंट पर्सन। अगर उसको इंडिजेंट पर्सन की तरह सूट फाइल करने की परमिशन नहीं मिली तो फिर कोर्ट फीस भी ली जाएगी उससे। Such amount shall be recoverable by the state government. This is very important. Such amount shall be recovered by the state government from, किससे करेंगे रिकवर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। From any party ordered by the decree to pay the same. डिक्री में जिसको ऑर्डर दिया जाएगा कि भैया तुम्हें पे करना है कॉस्ट, वो पे करेगा। And shall be a first charge on the subject matter of the suit. और जो भी सब्जेक्ट मैटर है सूट का उसके ऊपर ये चार्ज होगा। चार्ज समझते हैं कि वो सब्जेक्ट मैटर अगर आपको बाद में लेके जाना है, अगर आप उसके लिए एंटाइटल्ड पाए गए और आप चाहते हैं कि कोर्ट वो सब्जेक्ट मैटर, मान लीजिए कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर वो आपको मिल जाए तो पहले आपको वो पैसा पे करना पड़ेगा जो उस पर चार्ज है, उस प्रॉपर्टी पे वो पैसा पे करेंगे तब वो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। दैट्स व्हाट चार्ज इज। ठीक, तो 10 ध्यान रखिएगा, कोर्ट डिक्री में जिसको सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इंडिजेंट पर्सन सक्सीड हुआ तो कॉस्ट पे कौन पे करेगा, तो कोर्ट जिसको ऑर्डर करेगा, जिस पार्टी को कोर्ट ऑर्डर करेगा डिक्री में वो पे करेगा। और इसको रिकवर करने का काम कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आइए 11 बात करता है प्रोसीजर वेयर इंडिजेंट पर्सन फेल्स। अगर इंडिजेंट पर्सन फेल हो गया, दो एक तरीके के फेलियर है इधर, मान लीजिए सूट डिसमिस हो गया या मान लीजिए उसकी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो गई, उसको परमिशन नहीं मिली टू sue एज एन इंडिजेंट पर्सन। अगर उसको परमिशन नहीं मिली है टू sue एज एन इंडिजेंट पर्सन तो वो नॉर्मल की तरह ट्रीट किया जाएगा और सारा पैसा उससे फिर लिया जाएगा। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है टू फाइल अ सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन तब तो आपसे सब वसूला जाएगा। तो 11 देखिए, वेयर द प्लेंटिफ फेल्स इन द सूट और द परमिशन ग्रांटेड टू हिम टू sue एज एन इंडिजेंट पर्सन हैज बीन विथड्रॉन, या फिर आपको जो परमिशन दी गई थी टू फाइल अ सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन वो परमिशन विथड्रॉ कर ली गई है। और वेयर द सूट इज विथड्रॉन और डिसमिस्ड, या फिर सूट ही विथड्रॉ कर लिया गया या सूट डिसमिस हो गया। ऐसे केस में क्या होगा? ये देखिए, because the summons for the defendant to appear and answer has not been served upon him in consequence of the failure of the plaintiff to pay the court fee or postal charges if any chargeable for such service or to present copies of the plaint or concise statement। इनमें से किसी भी ग्राउंड पे अगर सूट डिसमिस हुआ, ये सब अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोर्ट फी पे नहीं हुई है, मान लीजिए विड्रॉल हो गया, आपको पहले तो परमिशन मिली टू फाइल अ सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन, लेकिन ये उसमें भी डील कर रहा है जहां आपका ऐसी परमिशन विड्रॉ कर ली गई है। तो अगर परमिशन विड्रॉ कर ली गई है तो फिर अब तो आपको कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, अब तो आपको सब पे करना है। तो उसके बाद अगर आपने कोर्ट फी पे नहीं करी, इस कारण से कोर्ट सूट डिसमिस हुआ है, या फिर जो समन सर्व कराने थे डिफेंडेंट के ऊपर उसकी कॉस्ट भी आपसे ली जाती है, आप वो करने में फेल हुए, इनमें से किसी भी वजह से अगर सूट डिसमिस होता है, या फिर बी और because the plaintiff does not appear when the suit is called on for hearing, या फिर plaintiff appear ही नहीं होता है। सारी गलती किसकी? प्लेंटिफ की। बेसिक बात अगर आप इसमें समझेंगे ए और बी में, तो प्लेंटिफ की गलती के कारण जो है वो सूट डिसमिस हो रहा है, या तो वो अपीयर नहीं हुआ या उसने जो रिक्विजिट्स हैं वो फुलफिल नहीं करे। ऐसे केस में वो क्या होगा? लास्ट लाइन देखिए, द कोर्ट शैल ऑर्डर द प्लेंटिफ और एनी पर्सन एडेड एज अ को-प्लेंटिफ to the suit to pay the court fees which would have been paid by the plaintiff if he had not been permitted to sue as an indigent person। तो फिर प्लेंटिफ से कोर्ट फी पे कराई जाएगी, प्लेंटिफ से कोर्ट फी पे कराई जाएगी इन सर्कमस्टांसेस में, अगर मान लीजिए आपकी जो एप्लीकेशन है विड्रॉ कर ली गई है या आपके फेलियर के कारण सूट डिसमिस हुआ है, आपने सारी रिक्विजिट्स फुलफिल नहीं करी, आप अपीयर ही नहीं हुए, आपको परमिशन भी मिल गई मान लीजिए टू sue as an indigent person और हियरिंग वाले दिन आप गायब हो गए। तो वही बात है, एक तो फ्री में परमिशन मिली और उसके बाद आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो ये मत करिए, जो मिला है फ्री में उसका फायदा उठाइए। ठीक, सो दैट इज 10 and 11। यहां से क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में। 10 बहुत इंपॉर्टेंट है और 11 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। रूल 10 में अगर प्लेंटिफ सक्सीड होता है तो जिस पार्टी को कोर्ट ऑर्डर करेगी वो पे करेगा कॉस्ट। ठीक, इसके बाद आ जाइए 17, सीधे आ जाइए रूल 17। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 17 और 18, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बस ध्यान रखिएगा, बाय चांस पूछा जा सकता है। डिफेंस बाय एन इंडिजेंट पर्सन, अगर इंडिजेंट पर्सन सूट डिफेंड कर रहा है, देखिए तो उसे फाइलिंग तो करनी नहीं है, फाइल तो सूट किसी और ने कर दिया, लेकिन डिफेंडेंट को अगर मान लो कोई रिटर्न सेट ऑफ या काउंटर क्लेम फाइल करना है, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम पड़ा है ऑर्डर 8 में,
डिफेंडेंट फाइल करता है और सेट ऑफ और काउंटर क्लेम को भी प्लेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, तो पैसे उधर भी लगेंगे। तो अगर आप डिफेंडेंट है किसी सूट में लेकिन आप इंडिजेंट हैं और आप अगर सेट ऑफ या काउंटर क्लेम प्लीड करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर भी यही सारे रूल एप्लीकेबल होंगे जो अभी हमने पढ़े। कहने का मतलब आपको वहां परमिशन लेनी पड़ेगी और विद परमिशन आप बिना कोर्ट फी के कर सकते हैं फाइल। इसके बाद 18 देखिए, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर फ्री लीगल सर्विसेज टू इंडिजेंट पर्सन। अब सरकार चाहे तो ऐसे प्रोविजन बना सकती है, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट प्रोविजन बना सकती है कि जहां जहां व्यक्ति को परमिशन मिल रही है टू स्यू एज एन इंडिजेंट पर्सन, उनको फ्री लीगल सर्विसेज दिलाई जाए। इसके लिए प्रोविजन बनाने का की ड्यूटी या ये प्रोविजन 18 में दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग रूल बना सकती हैं कि अगर कोई व्यक्ति इंडिजेंट है और उसको परमिशन मिली है तो उसको लीगल एड फ्री प्रोवाइड कराया जाए। ये 18 में दिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ एग्जाम्स में कई बार ये पूछा गया है।